हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी रीबर्थ ऑफ स्वीट एंजल एपिसोड 7। सुहानी अपनी जिंदगी में आए सभी लोगों से प्यार करते थे, लेकिन उसकी प्रायोरिटी हमेशा से कियारा रही थी। कियारा के लिए उसे एक नहीं 1000 झूठ भी बोलने पड़ते तो वह बोलने के लिए तैयार थी। इसलिए शिवानी ने विश्व के सामने बोल तो दिया था, लेकिन अब उसे और बड़ा ज्यादा लग रहा था कि उसने दादाजी के बारे में इतना बुरा क्यों कहा। हालांकि उसने प्रैक्टिकल बहुत ही गई थी, क्योंकि शिवानी की नज़रों में ऋषभ और सुहानी का डिवोर्स हो चुका था, और जब डाइवोर्स हो चुका था तो फिर सुहाने पर सबकी फैमिली के साथ कोई रिश्ता नहीं रहता था। लेकिन उसके बाद में सुहाने का सॉफ्ट उसे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल करवा रहा था। सुहानी जितना जल्दी हो सकता था इतनी जल्दी उसे होटल से बाहर निकले और जल्दी से एक टैक्सी बुक करके वहां से निकल गई। सुहानी ऐसे से भाग रही थी जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। ऋषभ, जिसने अभी अभी सुहानी को अपने नजदीक देखा था, उसे ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने एक पल में से सारी खुशियां देकर अगले ही पल में हो सारी खुशियां छीन लो। ऋषभ ने खुद को संभालते हुए अपने बॉडीगार्ड को फोन किया और उसे सुहानी पर नजर रखकर उसके बारे में पता लगाने के लिए कहा और खुद दादाजी से मिलने के लिए निकल गया। अब आगे सुहानी होटल से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अभी भी उसे काफी बुरा लग रहा था कि उसने दादाजी के लिए ऐसा बोला। वो भी तो दादाजी से मिलना चाहती थी, लेकिन ऋषभ को खुद से दूर करने के लिए उसने ये सब बोला। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसे बंगलुरु वापस जाने से पहले दादाजी से तो मिलना था, लेकिन ऋषभ के होते हुए वह कैसे मिलेगी यह उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी सुहानी के दिमाग में कुछ प्लान आया और उसने किसी को कॉल किया। सामने कॉल अटेंड होते ही सुहानी ने कहा, मुझे उनसे मिलना है, मेरी उनके साथ मीटिंग करवाओ। सामने से ऑक आया और उसके बाद सुहानी ने थोड़ी देर बात करने के बाद कॉल कट कर दिया। सुहानी ने टैक्सी ड्राइवर से कहा कि वो टैक्सी हॉस्पिटल की तरफ ले ले। सुहानी ने हॉस्पिटल पहुंचकर पीछे के दरवाजे की तरफ चली गई, जहां पहले से ही एक वार्ड बॉय सुहानी का वेट कर रहा था। ऋषभ जब हॉस्पिटल पहुंचा तो किशोर जी वार्ड के बाहर ही घूम रहे थे। किशोर जी को वार्ड के बाहर देखकर ऋषभ ने कहा, पापा आप बाहर क्या कर रहे हैं? दादाजी को होश आ गया था ना, फिर दादाजी अंदर अकेले हैं क्या? ऋषभ को इतने सारे सवाल करते देख किशोर जी ने पहले उसे शांत करवाया और उसके बाद उन्होंने उसे कहा कि हाँ, तेरे दादाजी को होश आ गया, लेकिन कियान उन्हें कुछ चेकअप के लिए अपने साथ लेकर गया है। कियान कह रहा था कि उनके कुछ चेकअप होने अभी बाकी हैं, उसके लिए वह उन्हें अपने साथ लेकर गया। थोड़ी देर में आ जाएंगे, उसके बाद तुम उनसे मिल लेना। किशोर जी की बात सुनकर ऋषभ कुछ सोचने लग गया। ऋषभ ये बात अच्छे से जानता था कि कियान एक बहुत काबिल डॉक्टर हैं, लेकिन अगर कियान को दादाजी के चेकअप करने थे तो वह उनके वार्ड में भी तो कर सकता था। आखिर यह पूरा हॉस्पिटल उन्हीं का तो है, फिर से दादाजी को अपने साथ लेकर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ऋषभ ने किशोर जी से कहा, पापा आप यहीं पर वेट करिए, मैं उन्हें देख कर आता हूँ। किशोर जी को वहीं वेट करने का बोलकर यह ऋषभ कियान की ऑफिस की तरफ चला गया। क्योंकि ऋषभ को कियान पर डाउट हो गया था। ये बात तो ऋषभ भी जानता था कि ऑपरेशन के बाद एक पेशेंट का चेक करने के लिए किसी डॉक्टर के केबिन में नहीं ले जाया जा सकता। ऋषभ कियान के केबिन में जाकर बस ये कंफर्म करना चाहता था कि क्या सही में कियान दादाजी से चेकअप करने के लिए उन्हें अपने साथ लेकर गया है या फिर किसी से मिलवाने के लिए। ऋषभ जब कियान के केबिन के बाहर पहुंचा तो उसे वहीं पर एक वार्ड बॉय ने रोक लिया। ऋषभ ने वार्ड बॉय से पूछा कि अंदर कौन है, तो वार्ड बॉय ने उसे बताया कि वो डॉक्टर कियान के साथ एक और डॉक्टर है, उनके कुछ जरूरी मीटिंग चल रही है, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। सर ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। वार्ड बॉय की बात सुनकर ऋषभ का शक कियान पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसे पूरा यकीन हो गया था कि कियान दादाजी को किसी से मिलवाने के लिए ही अपनी केबिन में लेकर आया है, वरना ऑपरेशन होने के बाद इतनी जल्दी कियान कभी भी दादाजी को मूव करने के लिए अलाउ नहीं करता। कुछ तो बात है जो कि कियान सबसे छुपा रहा है। ऋषभ ने वार्ड बॉय को साइड करते हुए केबिन का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया।
कियान के केबिन के अंदर दादाजी को एक स्ट्रेचर पर लेटाया गया था और कियान उनके कुछ चेकअप कर रहा था। कियान के साथ एक जूनियर डॉक्टर और भी था जो सारी फाइंडिंग्स को नोटिस कर रहा था। ऋषभ को अंदर आया हुआ देखकर कियान उसे अजीब की नज़रों से देखा रहा था, जैसे पूछ रहा हूं कि वो किसकी परमिशन से अंदर आया। लेकिन ऋषभ ने कियान को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उसके केबिन को एक्सप्लोर करने लगा। कियान ने जो ऋषभ को किसी को अपने केबिन में ढूंढते हुए देखा तो उसने उससे कहा, आप किसे मेरे केबिन के अंदर ढूंढते हैं और क्या आपको इतना भी नहीं पता कि बिना परमिशन के किसी के केबिन के अंदर नहीं आते। कियान के केबिन का अच्छे से चेक करने के बाद ऋषभ को यकीन हो गया कि उसके केबिन में कियान और उस जूनियर डॉक्टर के अलावा कोई डॉक्टर नहीं है। तो उसने कियान से कहा, सॉरी डॉक्टर, वह मैं बस दादाजी से मिलने आया था। उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी तो मैं बस देखने चला आया। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ऋषभ केबिन से बाहर तो आ गया था, लेकिन उसे अभी भी लग रहा था जैसे कि कियान के केबिन में कियान और डॉक्टर के अलावा भी कोई था उसके केबिन के अंदर। लेकिन ऋषभ को तो वहां पर कोई भी नजर नहीं आया था, इसलिए उसके पास बाहर आने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसलिए वो चुपचाप बाहर आ गया था, लेकिन अभी भी उसके मन में उलझन थी, इसलिए कियान के केबिन के बाहरी चक्कर काटने लग गया। कियान को जब यकीन हो गया ऋषभ केबिन से बाहर चला गया है, वो दोबारा अंदर नहीं आएगा, तब कियान ने कहा, कब बाहर आ जाओ, वो बाहर जा चुके हैं, डरने की कोई भी बात नहीं है, तो दोबारा अंदर नहीं आएंगे। कियान को जब लगा कि ऋषभ अब दोबारा अंदर नहीं आएगा, तब कियान ने कहा, बाहर आ जाओ, वो जा चुके हैं, अब दोबारा अंदर नहीं आएंगे, डरने की कोई बात नहीं है। कियान के कहने के बाद वहां पर लगे हुए पर्दे के पीछे से निकालकर सुहानी बाहर आ गई। सुहानी के बाहर आते ही दादाजी ने अपनी आंखें खोल दी। कुछ देर पहले हुआ ऐसे था कि कियान को जब सुहानी का कॉल आया था कि वह दादाजी से मिलना चाहती है, तब कियान ने उसे हॉस्पिटल आ जाने के लिए कहा था। जब सुहानी अस्पताल पहुंची तब हॉस्पिटल के गेट पर ऋषभ के बॉडीगार्ड खड़े थे और उनके साथ ही ऋषभ का असिस्टेंट रमन भी था, इसलिए सुहानी पीछे के दरवाजे से अंदर आई। कियान ने पहले ही पीछे के दरवाजे पर अपने एक वार्ड बॉय को भेज दिया था सुहानी को लाने के लिए, इसलिए जब सुहानी पीछे के दरवाजे पर पहुंची तो वह वार्ड बॉय सुहानी को लेकर सीधा कियान के केबिन में आ गया। कियान ने दादाजी को पहले ही अपने केबिन में बुला लिया था। सुहानी के आते ही उसने दादाजी से सुहानी को मिलवा दिया। सुहानी को अपनी आंखों के सामने सही सलामत देखकर दादाजी बहुत ज्यादा खुश थे। खुशी के मारे उनके आंखों से आंसू निकलने लगे थे। सुहानी ने जब दादाजी की आंखों में आंसू देखे तो उसने उनके पास आकर उनके आंसू पोंछे। दादाजी और सुहानी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे, तभी कियान ने सीसीटीवी कैमरे ऑन कर रखे थे, इसलिए अपनी स्क्रीन पर देखते हुए कियान ने कहा कि सुहानी तुम छुप जाओ क्योंकि भाई यहाँ अंदर आ रहे हैं। सुहानी के इस तरह से छिपकर आने का मतलब कियान पहले समझ चुका था कि वो ऋषभ के सामने नहीं आना चाहती, इसलिए ऋषभ के आने की खबर मिलते ही कियान ने सुहानी को पर्दे के पीछे छुपा दिया था और ऋषभ दादाजी से बात करने के बहाने यहाँ ज्यादा देर ना रुके, इसलिए कियान ने दादाजी को भी आंख बंद करने के लिए कहा था। दादाजी जकियान की बात मानना तो नहीं चाहते थे, लेकिन जब सुहानी ने उनसे रिक्वेस्ट की तो वो उसकी बात मानकर और उन्होंने ऋषभ के आने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। इसलिए जब ऋषभ अंदर आया तो उसे सुहानी कहीं भी नजर नहीं आए, पर उस वक्त दादाजी की भी आंखें बंद होने की वजह से वो उनसे भी बात नहीं कर पाया। वर्तमान में दादाजी ने सुहानी से कहा, सुहानी बेटा तुम भी ऋषभ से छुप क्यों रही हो? तुम इतने वक्त तक कहाँ थी? तुमने हम में से किसी से कांटेक्ट तक नहीं किया और तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हें कोई परेशानी थी तो तुम अपने दादाजी को कहती, तुम्हारे दादाजी हमेशा तुम्हारे साथ दिया है, फिर बिना कुछ कहे तुम क्यों चली गई घर से? दादाजी की बात सुनकर सुहानी की आंखों में आंसू आ गए। सुहानी अच्छे से जानती थी कि सुहानी जब से आर्यन परिवार के अंदर आई थी तब से दादाजी ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा था। दादाजी ने कभी भी सुहानी को छोड़कर ऋषभ का साथ नहीं दिया था, वो हमेशा ही सुहानी के साथ खड़े रहे थे।
सुहानी के लिए तो कितनी ही बार दादाजी ने ऋषभ को डांटा भी था। सुहानी ने दादाजी के हाथ पकड़कर उन्हें के पास बैठते हुए कहा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम किसी से भी नहीं कह पाए। बस आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा ही हुआ था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन मेरे जाने के बाद आपने ये खुद का क्या हाल बना रखा है? ऐसे कौन करता है? आपको खुद की फिक्र ना सही, लेकिन हमारे बारे में तो सोचा होता। आप कुछ हो जाता तो हम क्या करते हैं? दादाजी ने सुहानी के सर पर हाथ फिराते हुए कहा, तुम्हारे बारे में सोचकर ये तो अब तक जिंदा हूँ, वरना तो कब का मर गया होता। सुहानी ने दादाजी की मुख पर हाथ रखते हुए कहा, दादाजी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, अभी तो आपको बहुत कुछ देखना है। आपको अपनी कियारा से भी तो मिलना है, उसके साथ भी तो खेलना है, उसकी शादी देखनी है। वो आपको बहुत मिस करती है। दादाजी ने जब सुहानी के मुंह से कियारा की बात सुनी तो उनके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उन्होंने क्यूरोस होते हुए सुहानी से पूछा, कियारा कैसी है और वह कहाँ है? सुहानी के साथ यहाँ उनसे मिलने क्यों नहीं आए? सुहानी ने दादाजी को समझाते हुए कहा, वो घर पर है दादाजी। वो आपको इस हालत में देखे तो उसे काफ़ी बुरा लगता, इसलिए मैं उसे लेकर नहीं आई। लेकिन एक बार आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए, उसके बाद मैं खुद उसे आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊंगी। दादाजी ने सुहानी की बात सुनकर कहा, तुम उसे मिलवाने के लिए लेकर आएगी? इसका मतलब तो घर नहीं आएगी क्या बेटा? दादाजी का सवाल सुनकर सुहानी के पास अब उसका कोई भी जवाब नहीं था। दादाजी के इस बात को सुनकर सुहानी चुप हो गई। कियान ने जब सुहानी को चुप देखा तो बात को संभालते हुए कहा, दादू आप शायद जानते नहीं हैं, लेकिन आपकी सुहानी अब एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई है। वो बहुत बिजी रहती है। आपको पता है आपके ऑपरेशन में मेरी मदद किसने की थी? दादाजी ने ना समझी में अपने गर्दन ना में हिला दी। कियान ने दादाजी की दूसरी साइड जाकर उनका हाथ थामते हुए कहा, आपके ऑपरेशन में मेरी मदद आपकी एंजल ने की थी दादू। उसके हाथों में जादू है दादू। उसके आने से पहले पता है हम कितना घबरा गए थे, लेकिन उसके आने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे आपके अंदर भी जीने की एक नया चाह पैदा हो गई हो। अगर उस दिन वह मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में नहीं होती तो मैं बता भी नहीं सकता कि उसे दिन क्या हो जाता। आपकी एंजल अब एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी है और वो लोगों के दिल का इलाज करती है। दादाजी ने जब सुना कि सुहानी डॉक्टर बन चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उन्होंने सुहानी से पूछा कि जो कियान कह रहा है क्या वो सच है? तब सुहानी ने अपने गर्दन हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ कियान सच कह रहे हैं। सुहानी के बारे में सुनकर दादाजी काफी खुश थे। उन्होंने सुहानी को आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा जीती रहो, खूब तरक्की करो। आज मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जीने की आखिरी मकसद भी पूरा हो गया हो। मेरा इलाज करने वाला कोई और नहीं मेरी बेटी है। ये जानकर मैं तुम्हें बात नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। सुहानी ने दादाजी से कहा, मैं जानती हूँ दादाजी, आप हमेशा ऐसे ही चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँ और एक बड़ी डॉक्टर बनूं, लेकिन अपनी नादानी में मैंने उसी वक्त अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली है और आपके सपने के अनुसार मैं अब डॉक्टर भी बन चुकी हूँ। और क्योंकि अब मैं आपकी एक डॉक्टर हूँ तो अब आपकी कोई भी मनमानी नहीं चलेगी, आपको वही करना होगा जो आपकी डॉक्टर आपको कहेगी। सुहानी के बात पर दादाजी मुस्कुरा दिए। सुहानी ने दादाजी से कहा, तो अब ये तय रहा दादाजी कि अब आप कोई भी लापरवाही नहीं करेंगे। आप खुद का पूरा ख्याल रखेंगे और किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस तो आप बिल्कुल भी नहीं लेंगे। दादाजी ने सुहानी की बात सुनकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, तेरा ये दादा तेरी हर बात सुनेगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना होगा। तू घर वापस आ जा बेटा। तेरे बिना उसे घर में अब सब अधूरा अधूरा लगता है। तेरे जाने के बाद गायत्री भी हमें छोड़कर दूसरे घर में चली गई। वह घर अब हमें काटने को दौड़ता है। तू वापस आ जा बेटा। दादाजी की बात सुनकर सुहानी ने दादाजी के हाथ से अपना हाथ पीछे की ओर खींचना शुरू कर दिया। सुहानी का इस तरह से हाथ खींचने का मतलब दादाजी समझ चुके थे कि सुहानी वापस घर में नहीं आना चाहती। दादाजी ने सुहानी को समझाते हुए कहा, मैं तुझे ऋषभ के साथ वापस आने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटा, बस तू अपने घर आ जा।
मुझे नहीं पता कि मैं कब तक जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं अपने आखिर समय में अपनी बेटी को अपने घर में देखना चाहता हूँ। मेरी आखिरी इच्छा समझकर ही उसे पूरा कर दे। मरने से पहले एक बार मैं अपने पूरे परिवार को एक साथ देखना चाहता हूँ। दादाजी की बात सुनकर सुहानी और कियान दोनों ही बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे। वो दोनों ना दादाजी को मना कर पा रहे थे और ना ही उस घर में वापस लौटना चाह रहे थे। कियान जानता था कि इस वक्त दादाजी का जरा सा स्ट्रेस लेना भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इस बात से सुहानी भी अनजान नहीं थी। कियान ने दादाजी को समझाते हुए कहा, दादू फिक्र मत कीजिए, हम दोनों आपसे रोज मिलने आएंगे ना। कियान की बात सुनकर दादाजी उदास हो गए। उनकी सांस थोड़ी गहरी हो गई थी, जिसका मतलब साफ साफ कि दादाजी इस बात को लेकर काफी स्टेट्स में है। कियान भी दादाजी की हालत समझ रहा था, लेकिन वह चाहकर भी अपने दादू का आखिरी सपना पूरा नहीं कर सकता था। वह सुहानी को किसी भी तरह से प्रेशराइज नहीं करना चाहता था उसे घर में वापस लौट के लिए। लेकिन सुहानी से अपने दादाजी की यह हालत देखी नहीं गई। सुहाने ने दादाजी का हाथ थामते हुए कहा, हम वापस आएंगे दादाजी, एक बार फिर से आपका पूरा परिवार आपके साथ होगा। आपकी फिक्र मत कीजिए, आपके पूरे परिवार आपके साथ है। लेकिन आप यह मरने की बात तो बिल्कुल भी मत कीजिए, वरना मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाऊंगी। सुहानी की बात सुनकर दादाजी को अंदर से एक सुकून मिला था कि शायद आप उनकी बेटी वापस घर लौट कर आ जाएगी। लेकिन सुहानी की बात सुनकर कियान परेशान हो गया था। कियान को समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी ने दादाजी से ऐसा वादा किया ही की वजह से वह पूरा नहीं कर सकती। ऋषभ को कियान केबिन के बाहर घूमते हुए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक ना तो कियान केबिन से बाहर निकाला था और ना ही दादाजी केबिन से बाहर आए थे। ऋषभ कियान के केबिन के बाहर कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था, तभी उसका फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने जब फोन की स्क्रीन पर देखा तो यह उसके असिस्टेंट रमन का कॉल आ रहा था। ऋषभ ने एक साइड जाकर जल्दी से रमन का कॉल अटेंड किया। ऋषभ ने कॉल अटेंड करते ही रमन से कहा, बोलो क्या अपडेट है, कहां तक पहुंचे तुम। रमन ने ऋषभ का सीधा सवाल सुनकर कहा, सर मैम हॉस्पिटल ही आए हैं, जो टैक्सी मैम ने होटल के बाहर से बुक की थी उस टैक्सी वाले ने मैम को हॉस्पिटल छोड़ा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैम अस्पताल तक आई तो फिर अंदर क्यों नहीं आई। गेट पर तो मैं बॉडीगार्ड के साथ काफी पहले से मौजूद थे, लेकिन मैम अभी तक अस्पताल के अंदर नहीं आए हैं। ऋषभ ने जब सुना कि सुहानी उसे मना करने के बाद यहाँ सीधा हॉस्पिटल आई है, लेकिन वह में गेट से हॉस्पिटल के अंदर नहीं आई, तो वह समझ गया था कि सुहानी ने पीछे का दरवाजा यूज किया है। ऋषभ ने रमन से कहा, अपने बॉडीगार्ड को गेट के बाहर ही छोड़कर तुम अपने काम पर फोकस करो, वह अंदर आ चुकी है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वक्त वह कहाँ है। रमन को ऋषभ की बात समझ नहीं आ रही थी, उसके लिए तो सबकी बातें उसके सर से ऊपर से जा रही थी। जब वह दरवाजे पर खड़ा था तो फिर सुहानी अंदर कैसे आ सकती है, ये फिलहाल उसके लिए उसकी समझ से बाहर था। ऋषभ ने रमन से कहा, यहाँ पर तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, अब आगे तुम्हें क्या करना है वह मैं बताता हूँ। रमन को अपना पूरा प्लान समझाने के बाद ऋषभ ने कॉल कट कर दिया और फिर से अपने फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल करते हुए वहीं पर की में चक्कर लगाने लगा। ऋषभ जान चुका था कि कियान की केबिन के अंदर सुहानी ही दादाजी से मिलने आई है, लेकिन इस वक्त ये प्रिंटेड कर रहा था कि उसे नहीं पता कि सुहानी अंदर है। थोड़ी देर बाद ही दरवाजा खुला और वह जूनियर डॉक्टर दादाजी को स्ट्रेचर पर लिए केबिन से बाहर ले आया। उसके साथ कियान भी आया और उसने वार्ड बॉय को डॉक्टर की मदद करने के लिए कहा और दादाजी को शिफ्ट करने को कह दिया। कियान का इस तरह से बोर्ड बॉय को कहकर दादाजी को शिफ्ट करने का मतलब भी सबसे अच्छे से समझ रहा था। ऋषभ जानता था कि कियान ने क्यों अपने जूनियर डॉक्टर को दादाजी को वार्ड में ले जाने के लिए कहा है, क्यों वह खुद दादाजी को उनके वार्ड तक छोड़ने नहीं आया। जूनियर डॉक्टर और वार्ड बॉय को अच्छे से समझा देने की बात कियान वापस अपने केबिन के अंदर चला गया। कियान के अपने केबिन के अंदर जाते ही ऋषभ के चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल आ गई। उस स्माइल को देखकर ये बताना काफी मुश्किल था कि वह इस वक्त में खुश है या गुस्से में।
ऋषभ ने उसे दरवाजे को घूरते हुए जाकर उस वार्ड बॉय से स्ट्रेचर को पकड़ा और खुद दादाजी को वार्ड के अंदर शिफ्ट करने के लिए ले जाने लगा। ऋषभ के हटाने पर एक बार में ही वह वार्ड बॉय वहां से दूर है गया। वह जूनियर डॉक्टर भी ऋषभ के साथ अब डिसिप्लिन से चलने लग गया था। वह चाह कर भी ना तो कियान से पंगा ले सकता था ना ही ऋषभ से, इसलिए वह शांति से ऋषभ के साथ चल रहा था। ऋषभ जब दादाजी को वार्ड के बाहर तक लेकर आया तो किशोर जी अभी भी दादाजी का वहीं पर वेट कर रहे थे। ऋषभ ने उस जूनियर डॉक्टर की मदद से दादाजी को उनके वार्ड में शिफ्ट किया और उन्हें उनके बेड पर अच्छे से लेटा दिया। दादाजी अभी भी सोने की एक्टिंग ही कर रहे थे क्योंकि कियान ने उन्हें पहले समझा दिया था कि कुछ देर तक उन्हें ऐसे ही सोने की एक्टिंग करनी है। किशोर जी ने ऋषभ को दादाजी के साथ देखकर पूछा कि कियान ने क्या कहा है। दादाजी की तबीयत तो पूरी तरह से ठीक है ना, उसमें सारे चेकअप कर लिया ना। किशोर जी को अपने पिता की फिक्र हो रही थी। ऋषभ ने किशोर जी को समझाते हुए कहा, पापा फिक्र मत कीजिए, आपका छोटा बेटा एक बहुत काबिल डॉक्टर है, उसने दादाजी के सारे चेकअप अच्छे से कर लिया। दादाजी बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। दादाजी जो सोने की एक्टिंग कर रहे थे, उन्होंने जब ऋषभ की बात सुनी तो उन्हें पता चल गया था कि ऋषभ को सच पता चल चुका है कि कियान उन्हें किसी चेकअप के लिए अंदर लेकर नहीं गया, बाकी किसी और वजह से उनको अपनी केबिन के अंदर लेकर गया था। क्योंकि कियान ने जब दादाजी को उनके वार्ड में शिफ्ट करने के लिए कहा था तब कियान ने उसे कुछ भी नहीं कहा था कि दादाजी की चेकअप कैसे गए, लेकिन ऋषभ यहाँ किशोर जी से कह रहा था कि दादाजी के सारे चेकअप सही है और उन्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। दादाजी ने अपने उम्र के तजुर्बे से ही है तो सीखा ही था कि वह अपने बच्चों की हरकतें देखकर बता देते थे कि उनके दिमाग में किस वक्त क्या चल रहा है, इसलिए ऋषभ का दिमाग पढ़ने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगा। लेकिन जब ऋषभ ही उनके सामने अनजान बनने का नाटक कर रहा था तो उन्होंने भी अपने नाटक को जारी रखते हुए अपनी आंखें बंद रखी। किशोर जी ने जब ऋषभ से सुना कि दादाजी के सारे चेकअप एकदम से सही गए हैं, उन्हें घबराने की कोई भी बात नहीं है, तब जाकर वह शांत हुए। ऋषभ ने किशोर जी को समझाते हुए कहा, पापा अब काफी वक्त से अस्पताल में और अब तो दादाजी को होश भी आ गया है, तो आप घर चले जाए और आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ पर दादाजी का ख्याल रखने के लिए। किशोर जी तो पहले ही अपने पिता से मिल चुके थे और इस वक्त भी दादाजी सो रहे थे, इसलिए किशोर जी को भी इस वक्त घर जाना ही सही लगा। इसलिए ऋषभ की बात मानकर वह वहां से घर के लिए निकल गए। किशोर जी के जाने के बाद ऋषभ दादाजी के पास गया और उनका हाथ पकड़कर बैठ गया। दादाजी ऋषभ की हरकतों से अनजान नहीं थे, लेकिन फिर भी वह उसके सामने ऐसे प्रेटेंड कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वह शांति से सोए हुए थे। दूसरी तरफ कियान ने सुहानी से कहा, तुमने ये क्या किया? तुम दादाजी को वह उम्मीदें क्यों रही हो जिसे तुम पूरा ही नहीं कर सकती? मैं और तुम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अब तुम भाई के पास वापस नहीं लौटना चाहती। और जब तुम वापस लौट ही नहीं रही तो फिर तुमने दादाजी से झूठ क्यों कहा कि तुम वापस घर आ रही हो? जब उन्हें सच पता चलेगा तो तुम सोच नहीं सकती हो जाने कितना ज्यादा दुख होगा। सुहानी ने कियान की आंखों में देखते हुए कहा, किसी और के किए हुए की सजा मैं अपने दादाजी को नहीं दे सकती, उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, तो फिर उन्हें इस हालत में मैं अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? कियान इस वक्त सुहानी की आंखों में गुस्से और प्यार के मिले झूले भाव देख पा रहा था। वह समझ रहा था कि सुहानी ने कितनी मुश्किल से दादाजी से कहा होगा कि वो वापस लौट रही है। कियान ने सुहानी को समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ कि तुम दादाजी के लिए कुछ करना चाहती हो, लेकिन ये बात तो तुम भी अच्छी सी जानती हो कि तुम वापस घर नहीं आना चाहती हो, तो फिर तुम्हें दादाजी से क्यों कहा तुम वापस उसे घर में आओगे? जब सुहानी ने इस बार कियान की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। सुहानी की चुप्पी कियान को परेशान कर रही थी। कियान ने थोड़ा हेसिटेट करते हुए सुहानी से पूछा, क्या सच में तुम वापस लौटने का सोच रही हो? क्या तुम फिर से भाई की जिंदगी में वापस आना चाहती हो? कियान के सवाल सुनकर सुहानी ने कहा, मैंने सिर्फ दादाजी को उनके पास आने के लिए कहा है।
मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ऋषभ जी की जिंदगी में वापस लौटना चाहती हूँ या फिर उन्हें अपनी जिंदगी में वापस आने दूंगी। सुहानी की बातें सुनकर ऐसा कियान कभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी करना क्या चाहती है। एक तरफ वह कह रही थी कि वह उसे घर में वापस लौटने का सोच लिया और दूसरी तरफ बोल रही थी किसी भी वजह से ऋषभ को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहती। ये कैसे पॉसिबल था कि वह उस घर में वापस आए और वह ऋषभ की जिंदगी में वापस न लौटे या फिर ऋषभ यूं उस जिंदगी में इंटरफेयर ना करें। कियान सुहाने के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे अब सुहानी को लेकर फिक्र होने लगी थी। कियान में सुहानी को पेनिंग करते हुए पहले देखा था। कियान जानता था कि सुहानी एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, उसके बाद भी सुहानी का इस तरह से पैनिक करना वाकई में कियान के लिए थोड़ा सा डरावना था। कियान ने कुछ सोचकर भी सुहानी से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि यह सुहानी का खुद का डिसीजन था कि वह उसे घर में लौटना चाहती है या नहीं। कियान सिर्फ सुहानी का साथ दे सकता था, उसे किसी चीज के लिए प्रेशराइज नहीं। कियान ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए सुहानी से पूछा, क्या तुम सच में इस बात के लिए श्योर हो, तुम उस घर में वापस नहीं आना चाहती हो? सुहानी ने कियान का सवाल सुनकर अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। कियान सुहानी से फिर से नहीं जानना चाहता कि तुम इस वक्त क्या सोचकर वापस आने का फैसला ले रही हो और वहाँ सब कुछ तुम कैसे मैनेज करोगी, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम्हारे हर डिसीजन में मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। सुहानी ने कियान से कहा, मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरा साथ दोगे, हमेशा मेरे साथ खड़े रहोगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम भी घर वापस लौट आओ। इस वक्त मैं सिर्फ इतना चाहूंगी कि दादाजी को कोई भी स्ट्रेस ना लेना पड़े और उनकी तबीयत के साथ कोई भी गड़बड़ ना हो। उसे घर में सब कुछ कैसे मैनेज होगा ये हम बाद में देख लेंगे, इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी कुछ है तो वो सिर्फ और सिर्फ दादाजी हैं। कियान समझ सकता था कि इस वक्त सुहानी कैसा फील कर रही है। जिस घर में और जिन लोगों के बीच सुहानी अपने सपने में भी वापस लौटने का नहीं सोचना चाहती थी, उसे घर में ना चाहते हुए भी लौटना पड़ रहा था, क्योंकि यह उसके दादाजी चाहते थे। वो दादाजी जिन्होंने हमेशा सुहानी का साथ दिया है, हर कदम पर उसके साथ खड़े रहे। सुहानी भले ही खुद को कितना भी मजबूत दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन थी तो वह आज भी दिल से उतनी अच्छी और सच्ची, वो किसी को भी तकलीफ में नहीं दे सकती थी। इसलिए दादाजी की इच्छा जानने के बाद बहुत खुद को नहीं रोक पाए वापस आने के लिए हाँ करने से। सुहानी ने उसे घर में लौटने के लिए मन बना दिया था, लेकिन कियान को सुहाने की फिक्र हो रही थी। ऋषभ दादाजी के पास ही बैठा हुआ था, वो बस उनके जागने का इंतजार कर रहा था। जब तक दादाजी ने आंखें नहीं खोली, ऋषभ यूं ही उनके पास उनके हाथ को थामे में बैठा रहा। जब दादाजी को लगा कि ऋषभ बिना उनसे मिले यहाँ से नहीं जाएगा, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली। इससे ज्यादा तो वह भी नींद में रहने का प्रिटेंड नहीं कर पा रहे थे। ऋषभ ने दादाजी को आंख खोलते होते हुए देखा तो उसने दादाजी कहा, अब कैसे हैं आप? आपको को कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं डॉक्टर को बुला कर लाऊं? दादाजी ने ऋषभ से कहा, नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादाजी जानते थे ऋषभ की फिक्र कोई दिखावा नहीं कर रहा है, बल्कि वो दिल से उनकी फिक्र करता है। अगर उसे पता होता कि दादाजी सोए नहीं, बस सोने का नाटक कर रहे हैं, तो भी वो उनकी इतनी ही फिक्र करता। ऋषभ ने दादाजी से कहा, आप एक बार फिर से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। आपको इस तरह हमारे बीच में ठीक देखकर आप नहीं जानते, लेकिन हम कितने खुश हैं, हम आपको बात नहीं सकते हैं। दादाजी ने ऋषभ के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों की जान मुझ में बसती है, मुझे उस हाल में देखकर वो चैन से नहीं रह पाएंगे, इस बात का एहसास है मुझे। लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूं। अब मेरे परिवार की जिंदगी में कोई भी दुख दर्द नहीं आएगा। मैं किसी को भी उनकी जिंदगी से खेलने ही नहीं दूंगा। दादाजी की बात का मतलब ऋषभ अच्छे से समझ रहा था। ऋषभ जानता था दादाजी अपनी बात से जाह्नवी जी की ओर इशारा कर रहे हैं। जाह्नवी जी के लिए दादाजी की आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी। ऋषभ चाहे जितना जाह्नवी को बुरा भला कहे, लेकिन दादाजी की इस हालत का जिम्मेदार वो कहीं ना कहीं खुद को मानता था। क्योंकि कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये सच तो कभी नहीं बदला जा सकता कि जाह्नवी थी तो ऋषभ की माँ ही।
वो कुछ भी करे लेकिन उनके किए का ब्लेम कहीं ना कहीं ऋषभ को ही ठहराया जाएगा। ऋषभ जानता था कि दादाजी भी जाह्नवी जी को कुछ खास पसंद नहीं करते, लेकिन वह मजबूरी में उसे अपने घर में रहने दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त दादाजी का जाह्नवी के बारे में सोचकर परेशान होना उनकी तबीयत के लिए सही नहीं था। इसलिए ऋषभ ने दादाजी का ध्यान बटाते हुए कहा, दादाजी आपको याद है आपने मुझे बचपन में एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक राजकुमार होता है जिसे एक परी से प्यार हो जाता है, लेकिन राजकुमार परी की अच्छाइयों को नहीं समझ पाता और उसे गलत समझ बैठता है और फिर परी उससे नाराज होकर परी लोग चली जाती है, लेकिन राजकुमार का प्यार उसे वापस धरती पर खींच लाता है। ऋषभ आस भरी नजरों से दादाजी की तरफ देख रहा था। दादाजी ने कहा, हाँ मुझे याद है कि मैंने तुम्हें ये कहानी सुनाई थी बचपन में। ऋषभ ने कहा, दादाजी एक बार फिर से आप मुझे ये कहानी सुनाएंगे, मुझे आपसे वो कहानी सुनाने का बहुत मन कर रहा है। ऋषभ के मन की हालत दादाजी से छुपी हुई नहीं थी। वो जानते थे ऋषभ खुद को दिल के दर्द को छुपाने के लिए दादाजी की कहानी सुनना चाहता है। ऋषभ भले ही सबके सामने मुस्कुराता था, खुद को बिजी रखने की पूरी कोशिश करता था, लेकिन ऋषभ के आसपास के लोग ये बात अच्छी सी जानते थे कि ऋषभ खुद को क्यों बिजी रखने की कोशिश करता है। ऋषभ की हालत देखकर एक बार तो दादाजी ऋषभ को सुहानी के बारे में बताना चाहते थे, लेकिन अपने पोते के लिए वो सुहानी के साथ गलत नहीं करना चाहते थे। गलती तो ऋषभ से हुई थी और वह गलती ऋषभ को ही सुधारनी थी। दादाजी बस उसे वह मौका देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सुहानी से वापस घर आने की जिद की और सुहानी वापस घर आने के लिए मन भी गई थी। दादाजी चाहते थे कि ऋषभ अपनी गलती का एहसास तो कर चुका है, अब वो जल्दी उसे गलती को सुधार कर एक बार फिर से अपने परिवार को अपना ले। दादाजी ने ऋषभ की मन को शांत करवाने के लिए उसे एक बार फिर से परी और राजकुमार की कहानी सुनना शुरू कर दिया। कियान से मिलने के बाद सुहानी हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। अस्पताल से बाहर निकलते वक्त इस बार सुहानी ने पीछे का रास्ता नहीं लिया। वह मेन गेट से बाहर निकली थी, लेकिन उसने खुद को अच्छे से कवर कर लिया था ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। सुहानी हॉस्पिटल से तो बाहर आ गई थी, लेकिन उसे बाहर कोई ऑटो या टैक्सी दिखाई नहीं दे रही थी। काफी देर तक इंतजार करने के बाद सुहानी ने जब चारों तरफ देखा तो उसे सड़क की दूसरी तरफ एक टैक्सी खड़ी दिखाई दी। सुहानी के बुक करके उसके आने का इंतजार नहीं करना चाहती थी। वो जितनी जल्दी हो उसके यहाँ से जाना चाहती थी। घर जाकर उसे अपने परिवार को भी तो इस बात के लिए मानना था, इसलिए वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना चाहती थी। सुहानी ने टैक्सी लेने के लिए सड़क क्रॉस करना शुरू कर दिया। सुहानी सड़क क्रॉस कर ही रही थी कि तभी एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ चलकर आ रहा था। सुहानी का उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, वो सड़क क्रॉस करने के लिए आगे की तरफ जा रही थी। सुहानी को सड़क के बीचों बीच देखकर उसे ट्रक की स्पीड और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर सुहानी को टक्कर मारने की कोशिश कर रहा था। उस ट्रक को स्पीड में सुहानी की तरफ बढ़ता हुआ देखकर आसपास के लोगों ने सुहानी को वहां से हट जाने के लिए कहना शुरू कर दिया। सुहानी ने जब उसे ट्रक को अपनी ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा तो वह अपनी जगह ही फ्रीज हो गई थी। वो ट्रक सुहानी को टक्कर मार पता उससे पहले ही किसी ने आकर सुहानी को अपनी ओर खींच लिया। सुहानी को अचानक से खींचने की वजह से सुहानी तो बच गई थी, लेकिन वो ट्रक जाकर आगे एक दीवार से टकरा गया और उसका ड्राइवर चलते ट्रक से ही कूदकर वहां से जल्दी से भाग गया। सुहानी की डर के मारे आंखें बंद हो गई थी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे एक बार फिर से मौत उसके सामने आकर खड़ी थी। सुहानी ने जब अपने गालों पर किसी का हाथ महसूस किया तो उसने अपने आंखें खोली। सुहानी ने जब आंखें खोलकर देखा तो वो कियान की बाहों में थी। कियान ने ऐन वक्त पर जाकर सुहानी को बचा लिया था। सुहानी ने जब धीरे से अपनी आंखें खोली तो कियान ने उसे संभाल कर उठाते हुए कहा, तुम ठीक तो, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? सुहानी को ये समझने में थोड़ा वक्त लग गया कि उसे ट्रक ने टक्कर नहीं मारी, वो बिल्कुल ठीक है। कियान ने सही वक्त पर आकर उसे बचा लिया। कियान ने दोबारा सुहानी से कहा कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें में कहीं चोट तो नहीं आई? इस बार सुहानी ने थोड़ी थोड़ी हिम्मत करके से कहा, हाँ मैं ठीक हूँ।
सुहानी बुरी तरह से सहम गई थी। सुहानी पूरी तरह से ठीक है। सुनने के बाद भी कियान को यकीन नहीं हुआ था कि सुहानी पूरी तरह से ठीक है। कियान सुहानी के हाथों को इधर उधर करके चेक कर रहा था कि कहीं उसे चोट तो नहीं आई। हालांकि उसने सुहानी के बचाने में अपनी पूरी जान लगा दी थी और उसे पूरी तरह से कवर कर लिया था गिरने से पहले। कियान सुहानी को संभाल कर सड़क के दूसरी तरफ लेकर आया और उसे अपनी गाड़ी में बिठाते हुए कहा, तुम अंदर बैठो, मैं तुम्हें अगर ड्रॉप कर देता हूँ। सुहानी ने भी चुपचाप कियान की बात मान ली और शांति से गाड़ी में बैठ गई। सुहानी अभी भी सदमे में ही थी कि अचानक से उसके साथ क्या हो गया। अगर सही वक्त पर कियान ने आकर उसे नहीं बचाया होता तो अब तक वो ट्रक सुहानी को कुचल कर जा चुका होता। सुहानी ने एक बार फिर से अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था। वो अभी भी इसी सदमे में थी। कियान ने जब सुहानी से उसके घर का एड्रेस पूछा तो सुहानी ने उसे अपने घर का एड्रेस बताया और चुपचाप गाड़ी में बैठे रही। कियान जानता था कि सुहानी इस वक्त डर गई है, इसलिए उसने भी उसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा और सुहानी को अपने साथ लेकर सड़क के रास्ते आगे बढ़ गया। तो सुहानी को लेकर आगे की तरफ बढ़ गया था, लेकिन अभी भी कर आंखें थी जो उन दोनों को घूरे जा रही थी। तारिणी, जिसने ज्ञान को अस्पताल से बाहर जाते हुए देखा था, वह उसके पीछे पीछे बाहर तक आ गई थी। तारिणी को अब तक नहीं पता था कि कियान सुहानी से मिल चुका है, लेकिन आज जब कियान सुहानी को बचा रहा था तब सुहानी के चेहरे से उसका स्कफ हट गया था। इसलिए सुहानी को तारिणी ने देख लिया था। सुहानी को देखते ही तारिणी पहचान गई थी कि वह कोई और नहीं, कियान के बचपन का प्यार है, जिसे भूलकर आज तक कियान अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। सुहानी को कियान के साथ देखकर तारिणी को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। कियान को सुहानी के साथ देखकर तारिणी को काफी बुरा लग रहा था। वह 3 साल से कियान के साथ थी। कियान ने आज तक से कोई भी बात नहीं छुपाई थी, लेकिन सुहानी की मिलने की बात उसने अभी तक तारिणी को नहीं बताई। ये सोचकर तो उसे और भी ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे लगा एक बार फिर उसका दिल टूटने वाला है। तारिणी ने जब सुहानी को कियान के साथ वहां से जाते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़कर वापस अस्पताल के अंदर चली गई। तारिणी के अलावा कोई और भी था जो उन्हें पूरी शिद्दत से घुरे जा रहा था। यह कोई और नहीं सोनाक्षी थी, जिसे जाह्नवी ने दादाजी के बारे में पता करने के लिए अस्पताल भेजा था। सोनाक्षी जब अस्पताल के अंदर जा रही थी तब उसने लोगों का शोर शशराबा सुना तो उसने पीछे मुड़कर देखा। सोनाक्षी ने जब सड़क पर सुहानी को कियान के साथ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि सुहानी फिर से लौटकर उसकी जिंदगी में वापस आएगी। सुहानी को एक बार फिर से अपने सामने देखकर उसे सुहानी से जलन भी हो रही थी और उसे पर गुस्सा भी आ रहा था। सुहानी के लिए सोनाक्षी की आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती थी, लेकिन आज सुहानी ऋषभ के साथ नहीं, कियान के साथ थी। उन दोनों को साथ देखकर उसके दिमाग में खुराफात चलने लगी। उसे एक अच्छा मौका मिल गया था सुहानी का ऋषभ की जिंदगी से पता कट करने के लिए। अपने दिमाग में घटिया प्लान बनाते हुए सोनाक्षी ने दोनों को जाते हुए देखकर खुद को शाबाशी दे रही थी। सोनाक्षी ने उन दोनों की फोटोज भी ले ली थी। लगभग 1 घंटे बाद कियान सुहानी के घर के बाहर खड़ा था। कियान ने गेट पर हॉर्न बजाए तो गेट में गार्ड ने आकर कियान को गाड़ी के शीशे नीचे करने के लिए कहा था। कियान ने जब अपनी गाड़ी का शीशा नीचे किया तो गार्ड को कियान के साथ सुहानी बैठी दिखाई दे गई। सुहानी को कियान के साथ देखकर उस गार्ड ने दरवाजा खोल दिया और कियान गाड़ी लेकर आगे की तरफ बढ़ गया। अंदर जाकर देखा तो अंदर एक बहुत ही सुंदर सा विला था। उस विला को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया था। गेट के बाहर सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ था एंजल विला। कियान ने जब उस घर की बाहर एंजल विला लिखा हुआ देखा तो उसके चेहरे पर अपने आप ही स्माइल आ गई। कियान सुहानी को लेकर गाड़ी से बाहर आया। उसके बाद उसने गेट पर लगी डोर बेल बजा दी। डोर बेल बजाते बजाते ही 1 मिनट में आकर दरवाजा खोलो, और जब सर्वेंट ने कियान को सुहानी के साथ देखा तो वह उन्हें अंदर लेकर आ गए। ये शाम का वक्त था। क्रिस हॉल में ही बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जब डोर बेल बजी तो उसे लगा सुहानी आ गई होंगी,
लेकिन जब कृष ने सुहानी के साथ कियान देखा तो वह थोड़ा शॉक जरूर हो गया था। वह लोग जब दिल्ली आए थे तो सुहानी ने उससे कुछ कहा था कि वह आर्यन परिवार या उससे जुड़े किसी भी सदस्य से नहीं मिलना चाहती और वह अपने आइडेंटिटी भी सीक्रेट ही रखना चाहती थी। इसलिए सुहानी को कियान के साथ देखकर कृष को थोड़ा अजीब लगा। कृष ने जब ध्यान से सुहानी को देखा तो उसे लगा कि सुहानी किसी चीज से डरी हुई है। वो जल्दी से सुहानी के पास गया और उसे सोफे पर लाकर बैठाया। कृष सुहानी से पूछा कि वो इस तरह से डरी हुई क्यों है, लेकिन सुहानी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी कहीं खोई हुई थी। कृष को एक बार लगा कि कियान ने तो के साथ कुछ नहीं किया, लेकिन फिर शांति से काम लेते हुए कृष ने कियान से पूछा, सुहानी को क्या हुआ है, वो इस तरह से चुप चुप क्यों है। कियान यह बात अच्छे से जानता था कि कृष सुहानी को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। वो कृष का प्रोटेक्टिव नेचर सुहानी के लिए लंदन में देख चुका था। कियान ने कृष से कुछ भी ना छुपाते हुए उसे सब कुछ बता दिया, जो आज के दिन में कियान के सामने सुहानी के साथ जो हुआ था। कियान ने कृष से ये भी कहा कि वो एक बार सुहानी को समझाए कि वो अपने फैसले को लेकर एक बार फिर से सोच ले, लेकिन उसके बाद भी उसका फैसला नहीं बदला तो वो सुहानी का ख्याल रखेगा। इस बात का यकीन वो कृष को दिलाता है। सुहानी को घर छोड़ने के बाद कियान वहां से वापस लौट जाता है। कृष जब सुहानी को अच्छे से देखता है तो वो समझने की कोशिश करता है कि सुहानी करना क्या चाहती है। जिस परिवार और जिन लोगों की वजह से वो इतनी ज्यादा से परेशान हो जाती हैं, वो उन्हीं के पास वापस क्यों जाना चाह रही हैं, और उन लोगों ने ऐसा भी क्या किया होगा सुहानी के साथ जो सुहानी आज एक इंडिपेंडेंट वुमन होकर भी उन लोगों के नाम से ही पैनिक करती है। जितना कृष ने सुहानी को समझा था, अब वो बहुत मैच्योर और स्ट्रांग लड़की है। आने वाले हर खतरे को वो पहले से ही भाप सकती है और उसके लिए प्रिपरेशन करके रखती है। उसका इस तरह सहम जाना कियान को कहीं ना कहीं खटक रहा था। 7 दिन बाद, देखते ही देखते 7 दिन बीत गए थे। इन 7 दिनों में सुहानी रोज दादाजी से मिलने आती रही, लेकिन अब कृष ने सुहानी की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी। बिना सिक्योरिटी के उसे कहीं नहीं जाने दिया जाता था। चाली हर जगह कुछ बॉडीगार्ड के साथ हमेशा उसके साथ ही रहता था। दादाजी के मेजर ऑपरेशन होने की वजह से उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता था, लेकिन कियान ने अपने ऑब्जर्वेशन में 2 डॉक्टर को घर पर ही अपॉइंट कर दिया। इसलिए सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर उन्होंने दादाजी को घर जाने की परमिशन दे दी थी, क्योंकि दादी जी अब और ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहते थे। इसलिए कियान ने सारे अरेंजमेंट घर पर ही कर दिए थे, जिससे दादाजी के अच्छे से देखभाल भी हो जाए और उन्हें कोई तकलीफ में ना हो। दादाजी की जीत की वजह से कियान और ऋषभ उन्हें घर ले आए थे। ऋषभ और कियान जब दादाजी को घर लेकर आए तो दरवाजे पर ही एक सर्वेंट ने आकर उनका वेलकम किया। उस सर्वेंट ने ही दादाजी के वेलकम किया था और उन्होंने उनके आरती करने के बाद उन्हें अंदर ले आए। वेलकम करने के बाद दादाजी को उनके कमरे में शिफ्ट कर दिया। दादाजी को अच्छे से उनके कमरे में लेटाने के बाद कियान ने सारे अरेंजमेंट एक बार फिर से चेक किया और अपने विश्वास के 2 डॉक्टर को वहां पर अपॉइंट कर दिया, जो हमेशा दादाजी का ख्याल रखेंगे। उन दोनों डॉक्टर में से एक डॉक्टर तारिणी थी। कियान जितना विश्वास तारिणी पर था उतना विश्वास वो किसी पर भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने तारिणी को खुद से ही दादाजी की देखभाल के लिए वहां अपॉइंट किया था। तारिणी को भी इससे कोई एतराज नहीं था, वह भी दादाजी की देखभाल के लिए आराम से मान गई थी। तारिणी जब इस घर में आए तो उसे घर का माहौल कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। इस घर में उसे खुशियों की जगह तनाव ज्यादा लग रहा था। दादाजी भी घर आने के बाद ज्यादा खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन फिलहाल के लिए इन चीजों को इग्नोर करके तारिणी दादाजी की देखभाल पर अपना फोकस किया। दादाजी को उनके कमरे में छोड़ने के बाद ऋषभ और किशोर जी बाहर चले गए थे। उनके बाहर जाते ही दादाजी ने कियान से पूछा कि सुहानी घर कब आएगी। कियान ने दादाजी से कहा, दादाजी एंजल कल तक घर आ जाएगी और मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। तारिणी ने जब एक बार फिर से कियान के मुंह से एंजल नाम सुना तो एक बार फिर से उसकी धड़कनें तेज हो गई। कियान को वह किसी और के नज़दीक देखना भी नहीं चाहती थी और वह उसे रोक भी नहीं सकती थी।
तारिणी के इमोशन कियान के सामने ना आ जाए, इसलिए तारिणी ने कियान को बहाना देकर बाहर चली गई। जब दादाजी को पता चला कि सुहानी वापस कल तक आ जाएगी, तो दादाजी ने कियान से कहा कि वो ऋषभ से कुछ बात करना चाहते हैं, इसलिए वो उसे वापस बुला कर लेकर आए। कियान ने दादाजी की बात मानते हुए वहां पर आए उस दूसरे जूनियर डॉक्टर को ऋषभ और किशोर जी को बुलाने के लिए भेज दिया। दादाजी ने बुलाया, ये सुनते ही किशोर और ऋषभ जी जो हॉल में ही थे वो जल्दी वापस उनके कमरे में वापस आ गए। दादाजी अब आराम से बिस्तर पर लेटे हुए थे और कुछ मशीन इस वक्त उन्हें मॉनिटर कर रही थी। कियान दादाजी के बेटे के एक तरफ बैठा था। दादाजी ने जब ऋषभ को कमरे में आया हुआ देखा तो उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुला लिया। ऋषभ को अपने पास बिठाते हुए दादाजी ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं कितने दिन का और मेहमान हूँ, लेकिन जितने भी दिन मेरे पास है मैं चाहता हूँ कि मैं तुम सबके साथ रहूँ। मैं तुम सबको एक साथ देखना चाहता हूँ, इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम और गायत्री भी वापस लौट आओ। ऋषभ ने दादाजी का हाथ थामते हुए कहा, दादाजी आप कहेंगे तो मैं जरूर आ जाऊंगा, लेकिन मैं माँ को फोर्स नहीं कर सकता यहाँ आने के लिए जब तक वो यहाँ पर हैं। ऋषभ की बात सुनकर दादाजी थोड़े से परेशान हो गए। किशोर जी जो अपने पिता को ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने जब देखा कि ऋषभ की बात सुनकर वह थोड़े परेशान लग रहे हैं, उन्होंने दादाजी के पास आते हुए उनसे कहा, मैं सब ठीक कर दूंगा पापा, बहुत जल्द आपकी बेटी इस घर में वापस आपके सामने होगी, आप चिंता मत कीजिए, गायत्री जी इस घर में वापस जरूर आएंगे। किशोर जी का वादा सुनने के बाद दादाजी के चेहरे पर थोड़ा सुकून नजर आ रहा था। कियान ने दादाजी से कहा, दादाजी काफी वक्त हो गया है, अब आपको आराम करना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस लेना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आप सो जाइए। कियान की बात सुनकर दादाजी ने भी अपनी आंखें वापस से बंद कर ली। ऋषभ और किशोर जी भी कुछ देर बाद वहां से चले गए। कियान ने तारिणी और उस डॉक्टर को बुलाकर उनका ध्यान रखने के लिए कहा और वहां से बाहर चला गया। बाहर किशोर जी और ऋषभ दोनों ही उसी का इंतजार कर रहे थे। किशोर जी ने उन दोनों को कहा, मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से सीधे में बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन तुम्हारी जो भी नाराजगी है उसकी वजह से मैं पापा की हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आने दूंगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने ये डिफरेंस खत्म करो और घर के माहौल को, स्ट्रेस को कम करो। अब इस घर में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस घर में कलेश पैदा करें, तो तुम दोनों अपने नाराजगी एक साइड रखो, मुझे औरों से भी निपटना है। किशोर जी ने उन्हें अपनी बात थोड़ी गुस्से में की थी और उसके बाद वो वहां से चले गए। कियान और ऋषभ दोनों ही उनके गुस्से अच्छे से समझ पा रहे थे। किशोर जी के जाने के बाद उन्होंने एक दूसरे को इशारा किया और एक दूसरे की ओर अपनी सहमति जताने के बाद वो वहां से चले गए। कियान वहां से सीधा अपने फ्लैट के लिए निकल गया क्योंकि उसे भी आज ही शिफ्ट होना था। ऋषभ घर पर ही रुका था क्योंकि उसे घर पर ही रहकर कुछ इम्पोर्टेंट काम खत्म करने थे। किशोर जी भी उनसे बात करके तुरंत ही वहां से निकल गए थे। किशोर जी वहां से सीधा ऋषभ के प्राइवेट विला चले गए थे। किशोर जी को वहां सभी जानते थे, इसलिए किसी ने भी उन्हें वहां अंदर जाने से नहीं रोका। किशोर जी जब अंदर गए तो गायत्री जी वही गार्डन में कुछ पौधों के पास बैठकर उनको निहार रही थी। किशोर जी वही गायत्री जी के पास चले गए। गायत्री जी ने जब किसी के कदमों की आहट सुनी तो उन्होंने बिना मुड़े ही कहा, आप यहाँ? किशोर जी ने उनके सामने जाते हुए कहा, आज भी आप हमारी आहट को ही पहचान लेती हैं। गायत्री जी ने कहा, इंसान अपनी धड़कनों की आवाज कैसे भूल सकता है? किशोर जी गायत्री जी की बात पर मुस्करा दिए। किशोर जी ने गायत्री जी के सामने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, आज इस धड़कन को अपने दिल की जरूरत है, आप देंगी ना मेरा साथ? आप हमारे साथ हैं ना? गायत्री जी ने कहा, हमने आपका साथ कभी छोड़ा ही नहीं, वो आप ही थे जिन्होंने हमें खुद से दूर किया है। किशोर जी ने कहा, हम जानते हैं गायत्री जी, हमने आपके साथ उस वक्त भी गलत किया था और आज भी गलत किया है। उस वक्त ये हमारी नासमझी थी और इस बार हमारी मजबूरी। हम आपकी माफ़ी के भी काबिल नहीं हैं, हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त हम आपसे माफ़ी मांगेंगे भी नहीं, हम सिर्फ आपका साथ चाहते हैं। गायत्री जी ने कहा,
हमें आपसे कोई नाराजगी नहीं है। आप हमें आज भी आपके साथ चलने को कहेंगे तो हम आंख बंद करके चल पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमें वो वजह बतानी होगी जिसकी वजह से आप उस वक्त भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं। गायत्री जी की बात सुनकर किशोर जी चुप हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद थी, जिसका मतलब था कि वो अपनी मजबूरी नहीं बता सकते। गायत्री जी ने कहा, आप हमें अपनी परेशानी तक नहीं बता सकते, फिर हम आपके साथ उसे घर में आकर भी क्या करेंगे। हम आपके जीवन साथी हैं, आपके लिए बोझ नहीं बनाना चाहते। किशोर जी ने गायत्री जी की बात सुनकर उनकी तरफ देखा। गायत्री जी को देखकर वो इतना तो जान चुके थे कि आज वो उनसे सच नहीं छुपा सकते। किशोर जी ने हिम्मत करके गायत्री जी से कहा, जाह्नवी ने हमारी कियारा को किडनैप कर रखा है। हमने काफी कोशिश करी कियारा को ढूंढने की, लेकिन हमें कियारा के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पा रहा। सुहानी को तो हम पहले ही खो चुके हैं, अब हम कियारा को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए हम उसे घर लेकर आए हैं। जब तक वो उस घर में है तब तक हमारी कियारा सुरक्षित है। अगर हमने उसको आर्यन पैलेस से बाहर निकाला तो हमें नहीं पता वो कियारा के साथ क्या कर जाएगी। किशोर जी ने उस मनहूस दिन को याद करते हुए कहा, जब हमें सुहानी की मौत की खबर मिली थी। उसके कुछ दिन बाद जाह्नवी हमारे पास आई थी। उसने हमें कियारा के कुछ वीडियो और फोटोग्राफ दिखाए जिसमें कियारा एक लड़की के साथ खेल रही थी। उसे लड़की का चेहरा तो साफ नहीं दिखाई दिया कहीं से भी, लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कियारा उसके साथ काफी घुल मिल गई हो। उन वीडियो को दिखाकर जाह्नवी ने कहा, कियारा मेरे पास है, अपने पोती को नहीं खोना चाहते तो वही करो जो मैं कह रही हूँ। किशोर जी ने जब कियारा के बारे में जाह्नवी से सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उस वक्त उन्होंने जाह्नवी को वहां से बाहर निकाल दिया। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उन्होंने उन वीडियो को जब दोबारा देखा तो वो रियल वीडियो थे। किशोर जी ने उन वीडियो की जांच भी करवाई थी तो सारे वीडियो और फोटो रियल थे। उन सब को देखकर किशोर जी को कियारा की टेंशन होने लगी। सुहानी की मौत की खबरें तो उनके पास पहले ही आ चुकी थी, जिन्हें गायत्री जी और ऋषभ के अलावा सब ने मान भी लिया था। अब कियारा का जाह्नवी के पास होना किशोर जी के लिए काफी परेशानी वाला था। किशोर जी ने कियारा को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कोई भी क्लू नहीं लगा। जब कुछ दिन बाद जाह्नवी वी का फिर से कॉल आया तो उसने किशोर जी को एक और वीडियो भेजा था जिसमें कियारा छत के किनारे पर खड़ी हुई थी और किसी भी वक्त वह नीचे गिर सकती थी। वहां से उस छत की ऊंचाई भी दिखाई दे रही थी। अगर गलती से भी कियारा वहां से नीचे गिर जाती तो उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं कहीं नामुमकिन था। उस वीडियो को देखने के बाद किशोर जी बहुत ज्यादा डर गए थे। उस वक्त उनकी हालत ये थी कि वह ना तो जाह्नवी की बात मान सकते थे, ना ही किसी और को इस बारे में बता सकते थे। फिर अगले ही दिन जाह्नवी अपना सारा सामान लेकर आर्यन पैलेस आ पहुंची थी। किशोर जी उस वक्त घर नहीं थे, लेकिन जाह्नवी का मैसेज मिलते ही वो तुरंत घर के लिए निकल गए थे। गायत्री जी ने जब जाह्नवी को देखा तो उनका गुस्सा उस पर फुट निकाला। उन्होंने उसे काफी कुछ कहा। ऋषभ ने तो उन्हें घर से बाहर तक निकाल दिया था, लेकिन तभी किशोर जी वहां आ गए और उन्होंने जाह्नवी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आए। उस दिन को याद करते हुए गायत्री जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि किशोर जी इतने ज्यादा मजबूर होंगे। जाह्नवी ने उन्हें कियारा के नाम से डराया था। उस दिन किशोर जी के कहने पर गायत्री जी को काफी बुरा लगा था और जाह्नवी को उस घर में देखकर तो उन्होंने उसी दिन वो घर छोड़ दिया। गायत्री जी के साथ ही ऋषभ भी उसे घर को छोड़ चुका था। तभी से गायत्री जी और ऋषभ प्राइवेट विला में रहते थे। गायत्री जी और ऋषभ घर छोड़कर जा रहे हैं ये बात जानते हुए भी किशोर जी ने उन्हें नहीं रोका, क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने उन दोनों को वहां रोका तो उन दोनों के लिए तकलीफों के अलावा इस घर में अब कुछ भी नहीं बचा था। वो जाह्नवी को इस घर से निकाल नहीं सकते थे, तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक उन्हें कियारा के बारे में पता नहीं चल जाता, और उसकी बदतमीजियां कहीं भी रुकने वालों में से नहीं थी। उस घर में आने के तुरंत बाद ही जाह्नवी सोनाक्षी को सर्वेंट हाउस से आर्यन पैलेस के अंदर ले आए। आर्यन पैलेस में जाह्नवी सोनाक्षी को इस तरह से रखती थी जैसे वो उसे घर की बड़ी बहू हो। किशोर जी सब कुछ जानते हुए भी सब चीजों को सहन करते जा रहे थे।
गायत्री जी ने जब किशोर जी से उनकी मजबूरी के बारे में सुना तो वह खुद को रोक नहीं पाई और उनकी आंखों से आंसू का बहाना और भी तेज हो गया। गायत्री जी ने किशोर जी से कहा, हमें माफ कर दीजिए, आपकी मुश्किल वक्त में हम आपका साथ नहीं दे पाए। हमें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जाह्नवी ने आपको कियारा को लेकर ब्लैकमेल किया है। उससे ज्यादा हम आपके गुनहगार हैं। जाह्नवी के किए की हर गुनाह के जिम्मेदार हम भी हैं। वह जैसी भी है लेकिन है तो हमारी ही बहन। अगर वक्त पर हमने जाह्नवी को रोक दिया होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। किशोर जी ने गायत्री जी के आंसू पोंछते हुए कहा, जो बीत चुका है आप उसे चाह कर भी ठीक नहीं कर सकती। आप उसके किए हुए को जितना ज्यादा सुधार सकती थी, आपने उससे ज्यादा ही उसको सही करने की कोशिश की है। जाह्नवी के धोखे के बाद न सिर्फ आपने ऋषभ को संभाला बल्कि आपने हमें और हमारे परिवार को भी संभाला था। आपका यह एहसान हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। हम आपसे माफी मांगते हैं कि हम जाह्नवी के सामने आपका साथ नहीं दे पाए। हम कियारा की वजह से उस वक्त मजबूर थे। हमें माफ कर दीजिए। इस वक्त किशोर जी और गायत्री जी दोनों की ही आंखों में आंसू थे। कुछ देर बाद गायत्री जी ने खुद को शांत किया और अपने आंसू पोंछते हुए किशोर जी से कहा, लेकिन अभी भी कियारा का हमें कुछ भी नहीं पता चला। इसका मतलब तो यही है कि कियारा अभी भी जाह्नवी के पास ही है। हमें समझ नहीं आता कि सुहानी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हैं। वो अपने बच्ची को किसी और के पास कैसे छोड़ सकती हैं। किशोर जी ने गायत्री जी को समझाते हुए कहा, आप मान क्यों नहीं लेती कि हमारी सुहानी अब हमारे बीच नहीं रही। वह अब इस दुनिया में नहीं है। अगर वह होती तो वह कभी भी कियारा को उस औरत के पास नहीं जाने देती। गायत्री जी ने किशोर जी से अपने हाथ छुड़वाते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं। हमारी सुहानी को कुछ भी नहीं हुआ। वो बिल्कुल सही सलामत है। जिस दिन सुहानी लौट कर आएगी उस दिन आप भी हमारी बात मानेंगे। एक माँ का दिल उसे झूठ नहीं बोल सकता। हमारी बेटी बिल्कुल सुरक्षित है। वो बस हमसे नाराज है इसलिए हमारे सामने नहीं आ रही। उसे कुछ भी नहीं हुआ है। किशोर जी यह बात अच्छे से जानते थे कि वो कितना ही गायत्री जी को समझा दे लेकिन गायत्री जी इस बात को कभी भी नहीं मानेंगी कि सुहानी इस दुनिया में नहीं है। सुहानी के एक्सीडेंट की फोटोज और खबर सुनने के बाद भी उनका विश्वास 1% भी नहीं डगमगाया था। उनको आज भी लगता था कि सुहानी वापस लौटकर जरूर आएगी। वह बस उनसे नाराज है इसलिए उनके सामने नहीं आ रही, लेकिन एक दिन वो लौटकर जरूर आएगी। किशोर जी ने गायत्री जी के चेहरे को अपने हाथों के बीच लेते हुए कहा, ठीक है, हम मान लेते हैं कि हमारी सुहानी जहाँ कहीं भी है बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इस वक्त हम ये बात नहीं भूल सकते कि हमारी कियारा जाह्नवी के पास है। अगर हमें हमारी कियारा को सुरक्षित रखना है तो हमें उसे औरत को और कुछ दिन बर्दाश्त करना ही होगा जब तक हम कियारा के बारे में पता नहीं करवा लेते। लेकिन पिताजी चाहते हैं कि आप घर वापस लौट आए। अगर हम आपको वापस लेकर गए तो जाह्नवी हद से ज्यादा तमाशा करेगी, इसलिए हम चाहते हैं कि आपके ऋषभ के साथ खुद ही घर लौट आए और जाह्नवी को उस घर को और ज्यादा तबाह करने से रोके। आप देंगे ना हमारा साथ? गायत्री जी ने किशोर जी के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, इस लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। जाह्नवी को लगता है कि वह हमारे कियारा को डाल बनाकर हमारे घर को बर्बाद करते कि तो हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हम ऋषभ के साथ उसे घर में लौटेंगे और जाह्नवी का सामना भी करेंगे और हमारी कियारा वापस लेकर आएंगे। गायत्री जी का दृढ़ निश्चय देखकर किशोर जी के मन में फिर से एक आत्मविश्वास ने जगह ले लिया था। उन्हें एक बार फिर से यह विश्वास हो गया था कि वह जाह्नवी के चंगुल से कियारा को बचा ही लेंगे। किशोर जी ने गायत्री जी से कहा, हम अब चलते हैं, पापा घर पर अकेले होंगे। हमें उसे औरत पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश तो जरूर करेगी। कियान अपने भरोसे के डॉक्टर को वहाँ पापा की देखभाल के लिए रखा तो है, लेकिन फिर भी हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए हम घर जा रहे हैं। आप ऋषभ को लेकर जल्दी आ जाएगा। गायत्री जी से मिलने के बाद किशोर जी वहां से सीधा आर्य पैलेस जाने के लिए निकल गए। किशोर जी के जाने के बाद गायत्री जी ने खुद का हुलिया ठीक किया और उसके बाद उन्होंने ऋषभ को कॉल लगा दिया। ऋषभ से कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने फोन रखा और घर के अंदर चली गई।
दूसरी तरफ प्लीज सुहाने को अभी भी समझ रहा था कि वो एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोच ले, लेकिन सुहानी ने ये तय कर लिया था कि उसे वापस लौटना ही होगा। वह अपनी सिचुएशन से भाग नहीं सकती, उसे अपने हालातों का खुद ही डटकर सामना करना होगा। तारिणी दादाजी की देखभाल के लिए अभी भी आर्यन पैलेस में ही रुकी हुई थी। कियान ने उसे सख्त वार्निंग दी थी कि वो किसी भी पल दादाजी को अकेला नहीं छोड़ेगी। जब तक कियान लौट नहीं आता तारिणी को हर पल दादाजी के साथ ही रहना है। तारिणी दादाजी को पहले ही अकेले छोड़ने का नतीजा अपनी आंखों से देख चुकी थी, इसलिए उसने इस बार कोई भी गलती न करने का फैसला लिया था। वो पूरे टाइम दादाजी के कमरे में ही बैठी हुई थी, वहां से वो 1 मिनट के लिए भी नहीं हिली। जाह्नवी जो अपने काम से बाहर गई हुई थी, वह जब आर्यन पैलेस आई तो उसे घर में कुछ हलचल नजर आई। घर में से कुछ लोग निकल रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे घर में कोई काम करवाया गया हो। जाह्नवी ने उन लोगों से रोककर पूछा भी कि वो यहाँ क्या करने आए हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसे कोई जवाब नहीं दिया और इग्नोर करके वहां से बाहर चले गए। जब से जाह्नवी इस घर में आई थी तब से इस घर में सिर्फ उसी की हुकूमत चल रही थी। आज पहली बार था जब किसी ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया हो। सोनाक्षी जो जाह्नवी के साथ ही थी, उसने जाह्नवी से कहा, आंटी मुझे लगता है कि उन लोगों को सच पता चल चुका है। अभी भी वक्त है, आप यहाँ से चले जाइए वरना वो लोग आपकी हालत खराब कर देंगे। जाह्नवी ने सोनाक्षी को डांटते हुए कहा, तुम कभी सही बात भी बोल सकती हो क्या? ऐसा उल्टा बोलना जरूरी है क्या? उन लोगों को कभी भी सच पता नहीं चल सकता, उनका सच वही है जो मैंने उनसे कहा है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो और चुपचाप चलो मेरे साथ। देखे तो सही हो क्या रहा है इस घर में। सोनाक्षी को अभी भी घबराहट हो रही थी, उसे लग रहा था कि अगर उनका भांडा फूट गया तो एक बार फिर से गायत्री जी उसकी हालत नौकरों से भी बदतर कर देंगे। घबराहट तो जाह्नवी जी को भी हो रही थी, लेकिन उसने अपने घबराहट को छुपा लिया था। वो किसी भी हाल में अपनी हार मानने को तैयार ही नहीं थी। जाह्नवी सोनाक्षी को लेकर जब आर्यन पैलेस के अंदर पहुंची तो आर्यन पैलेस में भी हलचल मची हुई थी। जाह्नवी ने एक नौकर को रोककर पूछा कि इस घर में इतनी हलचल क्यों मची हुई है। इस नौकर ने जाह्नवी जी को बताया, मैम साहब, आर्यन बाबा और कियान बाबा इस घर में वापस लौट रहे हैं, इसलिए बड़े साहब ने कहा है कि उनके कमरे तैयार करवा दिए जाएं और घर में भी सजावट की जाए। बड़े साहब घर आ गया ना, इसलिए। जाह्नवी जानती थी कि किशोर जी तो इस घर में ही रहते हैं। बड़े साहब घर आ गए हैं, इसका मतलब ये था कि दादाजी को डिस्चार्ज मिल गया है और वह घर आ गए। दादाजी घर आ गया है, ये बात सुनते ही जाह्नवी की आंखें फड़फड़ाने लगी। वो जल्दी जल्दी दादाजी की कमरे की तरफ गई। वो दादाजी के कमरे में इंटर भी कर पाती उससे पहले ही तारिणी ने आकर उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। तारिणी ने पहले जाह्नवी जी को बाहर की तरफ धकेला और उसके बाद दरवाजा बंद करके खुद भी बाहर आ गई। खुद के साथ तारिणी का इस तरह का बर्ताव जाह्नवी जी को पसंद नहीं आया। जाह्नवी जी ने तारिणी पर चिल्लाते हुए कहा, 2 कौड़ी की डॉक्टर होकर तुम मेरे साथ बदतमीजी करोगी? तुम्हारी इतनी औकात है मेरे सामने? जाह्नवी जी के इस तरह से बदतमीजी और गुस्से में बोलने पर तारिणी को भी गुस्सा आ गया। गुस्से के मारे उसकी मुठिया बंद हो गई। तारिणी के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा सकता था। तारिणी ने भी गुस्से में जाह्नवी जी से कहा, देखो आंटी, आप जो कोई भी हो, मुझे मेरी औकात बताने की कोशिश तो कीजिएगा मत, क्योंकि शायद आप नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। एक डॉक्टर की औकात क्या होती है यह आप मुझे नहीं बताएं तो बेहतर होगा। मैं यहाँ अजय डॉक्टर काम कर रही हूँ, आपकी कोई गुलाम नहीं हूँ जिसे आप आकर कुछ भी बोल जाएंगे और मैं सुनती रहूंगी। और मुझ पर बरसने की हिम्मत तो आगे से कभी दिखाएगा मत। मैं सिर्फ अपने बॉस के ऑर्डर फॉलो करती हूँ, किसी भी अरे गरे के नहीं। फिलहाल के लिए आप इसी वक्त यहाँ से चली जाइए। अंदर मेरा पेशेंट आराम कर रहा है और मैं नहीं चाहूंगी किसी भी वजह से उसके आराम में कोई दखल पैदा हो, इसलिए आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप इसको ध्यान में रखकर इसीलिए वक्त यहाँ से चली जाइए। तारिणी का इस तरह से जवाब देना जाह्नवी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
सोनाक्षी जो जाह्नवी जी के पीछे पीछे ही यहाँ तक आ गई थी, उसने जब तारिणी को इस तरह से बात करते हुए देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अब सच में लगने लगा था कि उनका भांडा फूट चुका है और एक बार फिर से उसकी वही हालत हो जाएगी जो गायत्री जी ने 3 साल पहले की थी। जाह्नवी जी ने गुस्से में आकर तारिणी पर हाथ उठाना चाहा, लेकिन वह तारिणी पर हाथ उठा पाती उससे पहले ही किसी ने आकर उसका हाथ रोक लिया। जाह्नवी जी ने जब उसे तरफ देखा जिस इंसान ने उनका हाथ रखा था तो सामने की कियान खड़ा था। जाह्नवी जी ने गुस्से में कियान पर चिल्लाते हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो कियान, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। इस वक्त कियान ने जितनी मजबूती से गायत्री जी का हाथ पकड़ रखा था उसे गायत्री जी के आगे के हाथ में ब्लड सप्लाई बंद हो चुकी थी और उनका हाथ नीला पड़ने लगा था और उन्हें सच में बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा था, लेकिन कियान को तो उनके दर्द से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। कियान ने गुस्से में जाह्नवी जी से कहा, ये तो हाथ उठाने से पहले सोचना चाहिए था ना। जाह्नवी जी ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने हुए कहा, मेरा हाथ छोड़ो, क्या बदतमीजी है। इस बार कियान ने उनका हाथ छोड़ दिया था। झटके से हाथ छूटने की वजह से वो पीछे की तरफ गिरने लगी। अगर वक्त पर सोनाक्षी ने उन्हें नहीं संभाला होता तो वो अब तक नीचे गिर गई होती। जाह्नवी जी ने खुद को संभाला और फिर से आकर कियान के सामने खड़ी हो गई। कियान ने भी डटकर जाह्नवी जी के सामना करते हुए कहा, अगर यह बदतमीजी है तो आप जो मेरे डॉक्टर के साथ कर रही थी वह क्या था? आपको किसने हक दिया मेरे डॉक्टर को इंसल्ट करने का? आप होती कौन है मेरे डॉक्टर को कुछ कहने वाली? जाह्नवी जी यह बात अच्छे से जानती थी कि कियान के साथ लड़कर वो उस जीत नहीं सकती। कियान उन्हें वैसे ही पसंद नहीं करता और इस वक्त तो कियान के पास दादाजी का पूरा सपोर्ट था और जाह्नवी जी के पास किसी का भी नहीं। वो ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहती थी जो आगे जाकर उनके पूरे प्लान को चौपट कर दे। वो अपने एक झूठ से किशोर जी को ब्लैकमेल तो कर सकती थी, लेकिन वो ये बात अच्छे से जानती थी कि वो इस झूठ को और ज़्यादा नहीं खींच सकती। अगर गलती से भी उनका सच किसी के सामने आ गया तो वह सोच भी नहीं सकती थी कि उनके साथ क्या किया जाता। लेकिन जाह्नवी जी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से भी नहीं थी। उन्होंने कियान को उंगली दिखाकर कहा, तुमने जो मेरे साथ अभी किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कियान को धमकी देने के बाद वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उनके के पीछे पीछे ही सोनाक्षी भी वहां से 9-2-11 हो गई। उन दोनों को इस तरह से भागता हुआ देखकर तारिणी के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर पहले जब जाह्नवी जी घर के अंदर आ रही थी तब कियान ने उन्हें अंदर आते हुए देख लिया था, इसलिए वो दादाजी तक पहुंचती उससे पहले ही कियान ने तारिणी को अलर्ट कर दिया और उससे कहा कि एक पागल औरत वहां आएगी और दादाजी को नुकसान पहुंचाकर वहां से भागने की कोशिश करेगी। जाह्नवी जी के पीछे अंदर कियान को अंदर आते देख किशोर जी समझ गए थे कि अब उन्हें घर जाने की जरूरत नहीं है। कियान अब आराम से घर पर सब संभाल लेगा, इसलिए वो वहां से ऑफिस चले गए। उन्हें भी कुछ इम्पोर्टेंट काम खत्म करने थे। तारिणी का मन तो इस वक्त खुश हो गया था जब उसने खुद के लिए कियान को स्टैंड लेते हुए देखा था। तारिणी ने जब कियान को उसकी जगह लड़ते हुए देखा तो उसका मन कर रहा था कि वह जाकर कियान को जोर से हग कर ले। मन ही मन तो उसने कियान को हजारों किसी भी कर ली थी उसे शाबाशी देने के लिए, लेकिन सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में। कियान का तारिणी के लिए स्टैंड लेना तारिणी के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। यह उसके लिए अवार्ड जीतने वाला सीन था। वो बस स्माइल करते हुए कियान को निहार थी। कियान ने 1-2 बार तारिणी को उसके नाम से पुकारा, लेकिन तारिणी तो इस वक्त पूरी तरह से निहारने में लगी हुई थी। उसे कियान की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। कियान ने तारिणी को हल्का सा माथे पर हाथ लगाते हुए कहा, होश में तो कहाँ खो गई? कियान की टच करने से तारिणी फिर से अपने सेंस में आए और उसने बढ़ाते हुए कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर, लेकिन वो आप इस वक्त यहाँ पर। तारिणी के इस तरह के सवाल करने पर कियान ने उसे अजीब तरीके से देखा और उसके बाद उससे कहा, मैं इस वक्त यहाँ नहीं आऊँगा तो कहाँ होगा? यह मेरा घर है तो मैं इस वक्त यही होऊंगा ना। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो।
तारिणी ने कियान की बात सुनकर खुद से कहा, हाँ ये तो अभी आप ही का घर है, आप यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। मैं भी कैसे सवाल कर रही हूँ, यह मेरा घर थोड़ा ना है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, यह मेरा घर नहीं है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। तारिणी खुद से ही बड़बड़े जा रही थी। तारिणी को इस तरह से खुद से बड़बड़ाते देखकर कियान ने अपना माथा पीट लिया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले तो वह पूरी तरह से ठीक थी, फिर अचानक से उसे क्या हो गया। तारिणी ऐसी हरकतें तो बिल्कुल भी नहीं करती थी, फिर आज उसे क्या हुआ है। कियान ने एक बार फिर से तारिणी को कंधे से हिलाते हुए कहा, तुम ठीक हो, कहीं सर में कोई चोट तो नहीं आए तुम्हारे, ये खुद से बातें करना बंद करोगी। तारिणी खुद में बड़बड़े जा रही थी कि कियान को लगा कि उसे कुछ भी समझने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद वो इस वक्त उसे जवाब नहीं दे पाएगी। कियान ने तारिणी से कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, तुम्हारा सामान मैंने गेस्ट रूम में रखवा दिया है, तब तक मैं दादाजी के पास रुकता हूँ। कियान का ऑर्डर मिलते ही तारिणी वहां से 100 की स्पीड में भाग गई। उसे उस वक्त सच में वहां से भागने की जरूरत थी। कियान ने तारिणी को इस तरह भागते देख अपनी गर्दन ना में हिला दी। तारिणी ने नीचे जाकर एक सर्वेंट से गेस्ट रूम पूछा और गेस्ट रूम के तरफ चली गई, जिस तरफ उस सर्वेंट ने उसे जाने को कहा था। तारिणी जब गेस्ट रूम में आए तो उसे वहां पर एक बैग रखा हुआ दिखाई दिया। तारिणी जल्दी से उसे बैग को ले जाकर बेड पर रखा और अनपैक पर करना शुरू कर दिया। तारिणी ने उसे बैग को खोलते हुए खुद से कहा, ये डॉक्टर कियान को क्या हो गया, आज उन्होंने मेरा स्टडी कैसे ले लिया, वरना तो वो मुझे पर पूरे टाइम भड़कते रहते हैं। मेरा सामान भी यहाँ लेकर आ गए। लगता है डॉक्टर कियान को भी अब मेरी फिक्र होने लगी है, कहीं उन्हें मुझे। कहते कहते ही तारिणी बीच में ही रुक गई। नहीं नहीं, प्यार और कमखजूरे को मुझसे तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तो हुआ है, कहीं उसे मेरी इम्पोर्टेंस तो नहीं पता चल गई। चलो अच्छा ही उसे मेरी इम्पोर्टेंस तो समझ आई, अब मुझसे कब लड़ेगा, वरना जब देखो चिड़चिड़ करता रहता है, कनखुजरा कहीं का हूँ। बैग खोलते ही तारिणी की नज़र उस बैग में सबसे ऊपर रखे हुई तस्वीर पर गई। यह वही तस्वीर थी जो क्रिस ने कियान के केबिन में लंदन में देखी थी। तारिणी इस तस्वीर को कई सालों से देखते आ रही थी। कियान इसे आज भी अपने साथ यहाँ लेकर आया है, ये सोचकर ही तारिणी के चेहरे पर एक बार फिर से उदासी छा गई। कियान को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखकर करने के मन में एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन अब सुहानी के उसे तस्वीर को देखकर उसकी वो उम्मीद की किरण भी एक बार फिर से बुझाने लगी थी। वो भले कभी एक्सेप्ट नहीं कर रही थे, लेकिन कियान का उसे छोड़कर किसी और के बारे में सोचना, उसकी फिक्र करना तारिणी के अंदर जलन पैदा कर रहा था। कियान के साथ सुहानी की वो तस्वीर देखकर तारिणी की आंखों में नमी तार गई। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उस बैग को वापस पैक कर दिया और उस रूम से बाहर चली आई। उस रूम से बाहर निकलते ही तारिणी को वही सर्वेंट वापस से मिल गया जिससे तारिणी ने गेस्ट रूम का रास्ता पूछा था। तारिणी को कियान के रूम से निकलते देखा उस सर्वेंट ने तारिणी से कहा, अरे मैडम, ये तो कियान बाबा का कमरा है, आपका रूम तो कियान बाबा के पास वाला कमरा है। कियान बाबा ने आपको ये रुकवाने के लिए कहा है, आप उस कमरे में चली जाइए, आपका सामान हमने वहीं रखा है। उसे सर्वेंट की बात सुनकर तारिणी चुपचाप उसे कमरे की तरफ चली गई थी जिधर अभी अभी और सर्वेंट ने इशारा किया था। कियान दादाजी के कमरे में आया तब दादाजी सो रहे थे। ये दवाइयाँ की ओवरडोज का ही असर था कि दादाजी दिन में भी सो रहे थे। कियान ने दादाजी के पास बैठते हुए उनसे कहा, मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन आपको सुहानी के सामने ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए थी दादू। आपकी इच्छा के लिए वो यहाँ पर आपके पास आ तो जाएगी, लेकिन आप नहीं जानते यहाँ अगर वो कितना ज़्यादा हट होगी। इस परिवार ने उसे जितने दुख दिए हैं वो शायद ही कभी उन्हें भूलकर इस परिवार को वापस से अपना पाए। मैं नहीं जानता कि आपने क्या सोचकर सुहानी को वापस घर में आने के लिए कहा है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी एंजल अब जिंदगी में खुश रहे, उसके जिंदगी में आपको कोई और तकलीफ नहीं आए। आपके कहने पर एंजल यहाँ आ तो रही है, लेकिन मैं भी खुद से वादा किया है इस बार उसकी जिंदगी में मैं किसी को भी दखलंदाजी नहीं करने दूंगा।
कोई चाहकर भी उसे हट नहीं कर पाएगा। उसे हट करने से पहले सामने वाले को ऋषभ आर्यन से भीड़ न होगा। ये बात बोलते हुए जज्बा की आंखों में एक जज्बा था, एक दृढ़ निश्चय था कि इस बार वह सुहानी को किसी को भी हट नहीं करने देगा, उसके लिए चाहे उसे फिर अपने भाई से ही क्यों ना भीड़ना पड़े। दादाजी तो अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए शायद उन्हें वह बात सुनाई नहीं दी जो कियान ने उन्हें अभी अभी गई थी। कियान ने दादाजी से अपनी बात कहने के बाद खिड़की की तरफ देखने लग गया। दिन ढल चुका था, शाम होने वाली थी। सारे पंछी अपने घर वापस लौट रहे थे। उन पंछियों को देखकर कियान गहरी सोच में डूब गया। कियान सोच रहा था कि घर लौटना भी सबके लिए इतना आसान नहीं होता। कितना अजीब है ये कि कोई घर लौटता है तो उसका सुकून लौट कर आता है, और कोई जब घर लौटते हैं तो उसका सुकून ही उससे छिन जाता है। कियान अपनी ही सोच में गुम आसमां में अपने घर लौट रहे पंछियों को देख रहा था। कियान को लग रहा था कि यह पंछी अपने बच्चों के पास लौट के लिए कितने बेताब लग रहे हैं, लेकिन उससे तो अपनी माँ के पास लौटे हुए काफी वक्त हो चुका है, वो तो आज भी उनसे नाराज है। कितना ही वक्त बीत गया था, उसने गायत्री जी से बात ही नहीं की थी, उनसे गले नहीं मिला था, उनकी गोद में सर रख कर नहीं सोया था। गायत्री जी के साथ बिताए पल उसे किसी सुनहरे सपने जैसे लग रहे थे। कियान भले ही गायत्री जी से नाराज था, लेकिन आज भी वो उन्हें काफी ज्यादा मिस करता था। उसे आज भी उनकी उतनी फिक्र थी। कियान ऐसे ही अपनी यादों में खोया सा दादाजी के पास बैठा रहा। शाम के वक्त जब ऋषभ अपनी प्राइवेट विला में लौटा तो उसे गायत्री जी दरवाजे पर ही मिल गई। वो शायद काफी वक्त से उसके आने का इंतजार कर रही थी। ऋषभ ने जब गायत्री जी के आसपास देखा तो गायत्री जी ने अपने साथ साथ ऋषभ का भी सामान पैक कर रखा था। ऋषभ ने जब गायत्री जी को पैक सामान के देखा तो उसने उनके पास जाते हुए कहा, माँ, मैं जानता हूँ कि दादाजी ने आपके घर वापस बुलाया है, लेकिन क्या आप सच में उस घर में वापस जाना चाहती हैं? आप जानती हैं ना कि वो औरत आज भी उसी घर में रह रही है। ये सब जानते हुए भी आप वहाँ जाना चाहेंगी? गायत्री जी ने ऋषभ को समझाते हुए कहा, ऋषभ, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो हमें ना चाहते हुए भी लेने होते हैं। हम भले ही उसे घर में ना लौटना चाहे, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां हमें उसे घर से मुंह मोड़ने नहीं देंगे, इसलिए हमें अपने घर वापस लौटना ही होगा। आप भी हमारे साथ आज वापस जाएंगे? ऋषभ ने गायत्री जी से कहा, लेकिन माँ, आपको वहाँ जाने की जरूरत कहाँ है? मैं दादाजी से मिलवाने के लिए आपको लेकर चलूंगा ना, लेकिन उनसे मिलने के लिए हमें वहाँ शिफ्ट होने की कहाँ जरूरत है? हम यहाँ भी तो रहकर दादाजी से मिलने जा सकते हैं ना। मैं आपको फिर से उसे औरत के सामने बेइज्जत होते हुए नहीं देखना चाहता माँ, और आप उसे घर में जाएं और वह औरत को तमाशा ना करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। गायत्री जी ने ऋषभ को डांटते हुए कहा, वो जैसी भी है लेकिन वह आपकी माँ है, आपको उनके बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए ऋषभ। हमने आपको ये संस्कार तो नहीं दिए। वो चाहे जैसे भी हो, लेकिन हमारी परवरिश इतनी छोटी सोच की नहीं हो सकती। ऋषभ ने गायत्री जी से माफी मांगते हुए कहा, मैं आपकी परवरिश पर कोई सवाल उठने नहीं दूंगा माँ, लेकिन ये बात आप दोबारा कभी नहीं बोलेंगे कि वो औरत मेरी माँ है। मेरी माँ सिर्फ आप है, आपके अलावा मैं किसी को भी नहीं जानता, और जो इंसान जैसा होता है उसके साथ वैसा ही बिहेव किया जाता है, ये भी तो आप ही ने मुझे सिखाया है ना। गायत्री जी ने ऋषभ से कहा, हमें और बहस नहीं करनी। आप इसी वक्त हमारे साथ वापस आर्य पैलेस चलेंगे, और हम आपकी ना नहीं सुनना चाहते। आप फ्रेश होकर आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन आपको हमारे साथ आर्यन पैलेस तो चलना ही होगा। ऋषभ गायत्री जी को किसी भी हाल में परेशान होते हुए नहीं देखना चाहता था, और खासकर जाह्नवी जी की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। गायत्री जी भी यह बात अच्छे से जानती थी कि अगर वो आर्यन पैलेस गई तो ऋषभ भी खुद को वहां आने से रोक नहीं पाएगा, वो अपनी मां को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके साथ जरूर चलेगा। गायत्री जी को जिद करते हुए देखकर ऋषभ ने अपनी हार मान ली। उसने सर्वेंट से कहकर सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया और खुद गायत्री जी के साथ आर्यन पैलेस के लिए निकल गया। ऋषभ आर्यन पैलेस जाना तो नहीं जाता था, लेकिन शायद उसकी डेस्टिनी यही थी जो उसे आर्यन पैलेस वापस बुला रही थी, इसलिए ना चाहते हुए भी गायत्री जी के जाने पर वह आने के लिए राजी हो गया।
गायत्री जी गाड़ी में बिल्कुल शांत तरीके से बैठे हुई थी, या ये कहें कि वो आने वाले तूफान के लिए खुद को तैयार कर रही थी। ऋषभ अपनी माँ की परेशानी समझ रहा था। दिन में जब उसके बॉडीगार्ड ने उसे कॉल करके कहा था कि किशोर जी उनके प्राइवेट विला आए हैं, तभी वो समझ गया था कि अब ये है बात तो जरूर निकलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि गायत्री जी इतनी जल्दी वापस आने के लिए तैयार हो जाएंगे और अपनी माँ की जीद के चलते उसे भी आर्यन पैलेस आना पड़ेगा। कुछ ही वक्त बाद ऋषभ की गाड़ी आर्यन पैलेस के बाहर खड़ी थी। ऋषभ अंदर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन आज उसे अपनी माँ के लिए उसे हमेशा के लिए यहाँ आना पड़ता। आखिरकार ऋषभ ने अपने मन को समझा ही लिया और अपने साइड का दरवाजा खोलकर वो बाहर आ गया। ऋषभ की गाड़ी को देखकर कुछ सर्वेंट दौड़कर वहां आए और गाड़ी से उनका सामान बाहर निकलने लगे। ऋषभ ने दूसरी तरफ जाकर गायत्री जी के लिए दरवाजा खोला और उनकी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। गायत्री जी अभी भी अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। ऋषभ ने गायत्री जी को उनकी यादों में खोया हुआ देखा तो वो समझ गया कि उसकी माँ की अच्छी बुरी सारी यादें जो इस पैलेस से जुड़ी हैं, गायत्री जी इस वक्त उन्हीं को याद कर रही हैं। ऋषभ ने गायत्री जी से कहा, माँ, घर आ गया। ऋषभ की आवाज से गायत्री जी अपने सेंस में वापस आई और उन्होंने ऋषभ के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और गाड़ी से बाहर आ गई। ये घर आज भी वैसा ही था जैसा गायत्री जी इसे छोड़कर गई थी। गायत्री जी घर के बाहर से ही उसे निहार कर अपनी सारी यादों को एक बार फिर से समेट लेना चाहती थी। जाह्नवी जी जो इस वक्त बालकनी में ही खड़े थे, उन्होंने जब गायत्री जी को ऋषभ के साथ घर के बाहर देखा तो उनकी भौहें तन गई। कियान को तो वो कैसे भी करके इस घर में एक बार फिर से बर्दाश्त करने को तैयार थी, लेकिन गायत्री जी को वो यहाँ किसी भी हाल में नहीं देखना चाहती थी। गायत्री जी का इस घर में लौटकर आने का मतलब साफ साफ था कि आप जाह्नवी जी यहाँ पर अपने तानाशाही नहीं चला सकते। जाह्नवी जी ने किशोर जी को तो ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में कर लिया था, लेकिन घर के बाकी सदस्य वह तो हमेशा गायत्री जी की तरफ थे। इसलिए गायत्री जी को देखकर जाह्नवी जी की आंखों में नफरत उतर आई। जाह्नवी जी का मन तो कर रहा था कि वो इसी वक्त जाकर गायत्री जी को धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल दे, लेकिन ऋषभ को गायत्री जी के साथ देखकर वह वहीं पर रुक गई। उनके हाथ रेलिंग पर खुद में खुद कस गए। गायत्री जी को एक बार फिर से इस घर में देखकर जाह्नवी जी को अपनी हार सामने से नजर आ रही थी।